वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। और दिस इज 9th चैप्टर और 9वां इकाई है ये, जो अभी हमने कल जो वैदिक काल हमने फिनिश किया था फर्स्ट, तो ये वो प्रारंभिक वैदिक काल था। ये वैदिक काल का सेकेंड पोर्शन है, सेकेंड पार्ट। इसमें हम जो है उत्तर काल जो होता है, वैदिक उत्तर काल, उसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली इसमें जो प्रारंभिक वैदिक काल के बाद का समय है, जिसे उत्तर काल के नाम से जानते हैं, उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में इसमें अध्ययन है। तो बेसिकली इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहले देखेंगे कि स्रोत कौन कौन से हैं। बेसिकली हम जानते हैं, पिछली क्लास में भी समझाया था कि जो साहित्यिक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत है, इसी के आधार पर हमने जो है इसी की परिप्रेक्ष्य में हमें इतिहास को देखना होता है। ठीक है, हमें कोई ठोस जो है साक्ष्य चाहिए होते हैं, जिसके लिए साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों का जो है संतुलन हमारे पास होना चाहिए। मतलब दोनों ही चीज़ें, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, एक ही ओर इशारा करती है, तो हम कहेंगे कि हाँ, ऐसा जो है इतिहास हुआ था। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो हम जो है उसे ऐसा मान नहीं सकते कि जो है कि जो साहित्य में लिखा है, अगर साहित्यिक स्रोत में लिखा गया है जो चीज़ें, अगर उसके कोई साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य नहीं प्राप्त होते तो हम उसे ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर साहित्यिक स्रोत में अगर जो चीज़ मेंशन है और वैसा ही हमें कुछ पुरातात्विक स्रोत यानी खुदाई के दौरान कुछ ऐसा साक्ष्य हमें प्राप्त हो गया, तो हम उसे फिर ऑथेंटिक मानते हैं। तो ये चीज़ था। इसके अलावा जो है लोहे का प्रयोग इसमें किया गया था इस युग में, इसके बारे में जानकारी है। फिर अर्थव्यवस्था की क्या प्रकृति थी और राजनीतिक व्यवस्था और समाज कैसा था, और उसके बाद जो हम देखेंगे धर्म में क्या परिवर्तन हुआ इस काल में। ओके, तो बेसिकली ये जो समय काल है वो 1000 से लेकर के 600 BC तक है, और जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ये 2000 BC से लेकर के 1000 BC तक था। ठीक है, जो 2000 BC से लेकर के 1000 BC तक, और उसके बाद का ये चरण है तो 1000 से शुरू हो रहा है और 600 BC तक के युग की बात इसमें किया गया है। इस काल में जो वैदिक कबीले थे, ठीक है, जिन्हें हम कई बार आर्यों के नाम से जानते हैं, वो जो सप्त सिंध हो, जो सिंध की जो 7 नदियों के आसपास जो उनका बस्तियां थी, वो अब शिफ्ट होकर के और बढ़ती चली गई थी। वो गंगा के ऊपरी घाटी तक के आसपास के क्षेत्रों में वे फैल गए थे। इसके अलावा जो आर्यों की जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था थी, उसमें काफ़ी परिवर्तन आए थे, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। स्रोत कौन कौन से हैं बताया मैंने आपको। जो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, ये 2 स्रोत होते हैं जिस पे हम रिलायबल स्रोत मानते हैं। साहित्यिक स्रोत में जो कुछ भी लिखा गया है उसकी पुष्टि जो है पुरातात्विक स्रोत से अवश्य होनी चाहिए, तभी हम उसे ऑथेंटिकेटेड मान सकते हैं कि हाँ, ऐसा भूतकाल में हुआ था। क्योंकि साहित्य में कुछ चीज़ें जो है वो बढ़ा चढ़ा करके, मतलब दूसरे तरीके से लिखी गई होती है, बढ़ा चढ़ा के जिस तरह से। तो जो साहित्यिक स्रोत है, बेसिकली हम जो उस समय की जो समाज है, व्यवस्था थी, ठीक है, उसके बारे में हमें इसमें से इनपुट्स लेना होता है, जानकारी हासिल करनी होती है कि उस समय का समाज क्या था। मतलब उसमें से जो कुछ भी बात हमें साहित्य में से प्राप्त होता है तो हम अनुमान लगाते हैं।
ठीक है। और पुरातात्विक साक्ष्य जो होता है हमारा जो है, जो खुदाई के दौरान कोई ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ ज़मीन के नीचे से, तो हम उसे जो है मैच करते हैं साहित्यिक स्रोत से और उसे ऑथेंटिकेट करते हैं। तो इस वैदिक काल का जो ये उत्तर वैदिक काल में हमारे पास जो साहित्यिक स्रोत है वो वही है जो वैदिक साहित्य था। तो इसमें जो है ऋग्वेद है सबसे पहले, ठीक है। और उस बाद में जो 8वां 9वां 10वां मंडल जोड़ा गया था, तो इसके जो है इसे स्रोत के रूप में लिया गया है। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद संहिता भी इस काल के मुख्य साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। सामवेद संहिता जो है वो बेसिकली प्रार्थनाओं और तथा श्लोकों की एक पुस्तक है, कह सकते हैं इसे संकलित। इसके अलावा जो ऋग्वेद है उस पर आधारित है सामवेद, ठीक है। और इसे उपासना और धार्मिक अनुष्ठानों के अवसरों पर लयबद्ध गाने के लिए संकलित किया गया था, ठीक है। लेकिन यजुर्वेद जो है वो यज्ञ से संबंधित है और इसमें जो है स्तुति और गीतों का संग्रह है जो कि अनुष्ठानों के बारे में जानकारी देता है। इस संहिता में उस समय के जो अनुष्ठान और स्तुति गीत थे और उस युग की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। इसी तरह अथर्ववेद जो है उस काल की लोक परंपरा, जो उस समय की लोक परंपरा थी उसका संकलन है और उस समय के जो धार्मिक धर्म जो थे, जो लोकप्रिय धर्म थे, उसका प्रतिनिधित्व ये अथर्ववेद करता है। इसके साथ ही जो उस समाज की जो उस समय धार्मिक परिस्थितियां थी और सामाजिक परिस्थितियां थी, उसको जानने के लिए हमें ये जो वैदिक स्रोत है, इससे हमें उसको जानने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी प्राप्त होती है, सहायता मिलती है। इसके अलावा इन संहिताओं जो ये 4 जो वेद हैं, इनके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ये बेसिकली जो वैदिक संहिताओं पर टीका टिप्पणियाँ करते हैं, ठीक है। तो जो वेद है उनके एक्सप्लेनेशन के रूप में आप समझिए कि ब्राह्मण ग्रंथ होता है, उन्हीं पर आधारित होता है। और इसमें जो है अनुष्ठानों, इस जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें सामाजिक और धार्मिक पक्षों को भी उजागर करते हैं, क्योंकि ये वैदिक साहित्य पर आधारित है, संहिताओं पर टीका टिप्पणी करते हैं, तो सामाजिक और धार्मिक पक्षों को ये अपने टीका टिप्पणियों से सामने रखते हैं। इसी तरह जो साहित्य है रामायण और महाभारत, ये महाकाव्य है, ठीक है। तो ये भी उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत में इसको गिना जाता है। रामायण और महाभारत से उस समय के जो समाज व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है, ठीक है। भौतिक परिवेश के बारे में भी रामायण और महाभारत से हमें प्राप्त होती है। जैसे महाभारत में खांडवप्रस्थ बसाने का उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इस तरह के भौतिक परिवेश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम बेसिकली देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो जो उत्खनन से हमें जो स्थानों पर जो हमें खुदाई के बाद जो हमें जो स्रोत प्राप्त होते हैं उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। बेसिकली इसमें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों की चर्चा की गई है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है, जैसे मैंने अभी बताया कि 1000 BC से 600 BC तक था। तो यहाँ पर कई समुदायों और सांस्कृतिक समूहों के बारे में जानकारी मिलती है जो समकालीन ग्रंथ थे उनसे। परंतु जब खुदाई के दौरान जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, तो उसमें कुछ जो है विशेष जातीय समूह, कुछ बर्तन, मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं जो विशेष प्रजाति या समूह से संबंध नहीं है, बल्कि इसी तरह से जो है परंपरा को एक जो के परिचायक के रूप में है। इस काल में लोग जो है खेतीहर समूह के रूप में जाने जाते हैं, मतलब खेती का जो है चलन यहाँ पे शुरू हो गया था इस समय में। यही चीज़ें हमें पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त चलता है। और मिट्टी के बर्तन के प्रयोग करते थे, ठीक है। चित्रित धूसर मृदभान जो है ये हमें साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए इस तरह के बर्तन। इसके अलावा जो राजस्थान की बनास संस्कृति है, ठीक है, और इसका जो इस संस्कृति का जो विस्तार था वो लगभग संभवतः गंगा घाटी में 800 BC तक हो चुका था। और यहाँ पर काले और लाल मृदभांडों के प्रयोग किया जाता था, मतलब काले एवं लाल मृदभांडों जो कि बर्तन थे उनका प्रयोग करते थे लोग यहाँ पे। और इसलिए इसको जो है उत्तर वैदिक संस्कृति के साथ भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो
मृदभांड है, थोड़ा बहुत मैच करते हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार आर्यों का जो प्रसार जो हुआ था, जो फैले थे, वो पूर्व दिशा से की ओर हुआ था, परंतु जो हमें पुरातात्विक स्रोत हमें जो प्राप्त होते हैं, साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें वैदिक आर्यों के पूर्व दिशा में फैलने को सिद्ध नहीं करते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, इसलिए हम जो है इसे पूरा प्रॉपर इसे ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं कि जो साहित्य में लिखा है वो सही है, क्योंकि जो हमें पुरातात्विक जो खुदाई के दौरान जो हमें साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, वो इस जो पूर्व दिशा में फैलने वाली बात को सिद्ध नहीं करते हैं, इतना याद रखिएगा। पुरातात्विक साक्ष्यों में इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि पूर्व दिशा में फैलने वाली किसी भी संस्कृति के साक्ष्य नहीं है, तो इतना याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। जो हमें चित्रित धूसरमांड जो मृदभांड जो हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें लोहे की चीज़ों के चित्र मिले हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अतरंजी, खेड़ा, नौह एवं जोधपुर से प्राप्त वस्तुओं की कार्बन 14 से जो पद्धति निकाली गई है, जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं धातुओं की, लोहे की, तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो वस्तुएं हैं वो 1000 से BC के बीच में इनकी कार्बन डेटिंग, मतलब इनका जो है समय काल प्राप्त हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित था। लोहे का जो प्रयोग था वह उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब और दक्षिण बिहार में जो है इसका दोहन किया जाने लगा था लोहे का, ठीक है। और यह कह सकते हैं कि स्थानीय प्रक्रिया थी। जो है अब कोई धातु प्राप्त होने लगे तो वहाँ से उसकी खुदाई जो है, उसका दोहन जो है वो होने शुरू हो जाता है। तो ये जो है एक तरह से नॉर्मल प्रक्रिया थी। हालांकि जो वैदिक साहित्य है ऋग्वेद, उसमें लोहे का जिक्र है, आयस शब्द का जिक्र है, जिससे लोहे के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है, आयस। और यजुर्वेद में भी आयस शब्द को श्याम आयस लिखा गया है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में लोहे को कृष्ण आयस के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। तो पुरातात्विक खोजों के आधार पर लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में मिलता है, और साथ ही साथ जो वैदिक साहित्य है उसमें भी लोहे के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। उसमें आयस, श्याम आयस और कृष्ण आयस नाम से इसमें लोहे का जिक्र किया गया है वैदिक साहित्य में। इसके बाद जो ये भी बोला जाता है कि भारत में जो लोहे का काफ़ी समय तक ये माना जाता था कि जो वैदिक आर्य हैं उन्होंने ही लोहे को इंट्रोड्यूस किया था भारत में। लेकिन हाल ही में उत्खनन से पता चला है कि जो दक्षिण भारत में महापाषाणी लोग थे वो लोहे को प्रयोग को अच्छी तरह से जानते थे, ठीक है। तो इसलिए अब प्रवासी आर्यों के भारत के लोहे का जो प्रयोग का प्रारंभ का जो श्रेय दिया जाता था, अब वो श्रेय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर कि महापाषाणी लोग जो दक्षिण भारत में रहते थे वो लोहे के प्रयोग को अच्छी तरह से उसके बारे में प्रचलित थे। थैंक यू वेरी मच।